एक तो ये 6 to 10 हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसके बिना अधूरा है। वहाँ पर डेफिनेटली अलंकार में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अलंकार क्या होता है? अलंकार होता है गहना। मोती में चमक नहीं है तो वो यूजलेस है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार, लिखने की उत्कृष्ट इच्छा। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में और मैं आपकी सुमन मैम। आज की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी नसीहत। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो अननेसेसरीली बाहर ना जाएं। अगर जाना भी पड़े तो अपने आप को कवर करके जाएं और खूब पानी पिएं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलंकार। मैंने अलंकार ही क्यों चूज किया, सोच रहे होंगे ना आप। चलिए, अलंकार चूज करने का दो कारण है। पहला, एक तो ये 6 to 10 हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसके बिना अधूरा है। वहाँ पर डेफिनेटली अलंकार में से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आज के टॉपिक को मैं कोशिश करूंगी कि सरल से सरल भाषा में और आपको अच्छे से अच्छे उदाहरणों के साथ समझाऊं, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी नसीहत और है। चैनल को सब्सक्राइब करने में और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। जल्दी से लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार होता है गहना। गहना लेडीज पहनती हैं ज़्यादातर, कुछ जेंट्स भी पहनते हैं ना अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। अब ये जो अलंकार हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये अलंकार है कविता का गहना, पोएट्री का गहना। पोएम को सुंदर बनाने के लिए कवि क्या करते हैं, उसको अलग अलग गहने पहना देते हैं जिससे कि वो हमें सुनने में पढ़ने में अच्छी लगे। ठीक है, तो उनको बोला जाता है अलंकार। इंग्लिश में इसको फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। वैसे तो अलंकार के 3 भेद हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही भेदों के बारे में बात करेंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यहाँ पे मैंने साथ में लिख दिया, ये अर्थ और अलंकार है, शब्द और अलंकार है, संधि हो गई है यहाँ पे। चलिए, पहले बात करते हैं शब्दालंकार की। मीन्स ऐसे अलंकार जो शब्दों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे जो चमत्कार होता है, जो पोएम की ब्यूटी है, वो शब्दों के प्रयोग से दिखाई जाती है, तो शब्दालंकार। अगर अर्थ में चमत्कार हो, अर्थ में ब्यूटी हो, तो वो हो गया अर्थालंकार। अब शब्दालंकार में वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल 3 के बारे में पढ़ेंगे। पहला है अनुप्रास। अनु का मतलब होता है पीछे और प्रास का मतलब होता है आना। बार बार कोई चीज़ पीछे आती है, मीन्स रिपीटेशन। रिपीटेशन किसका? या तो किसी वर्ण का, किसी शब्द का, या किसी सेम साउंड का रिपीटेशन जो होगा वो अनुप्रास होगा। इंग्लिश में इसको एलिट्रेशन बोला जाता है। फिगर ऑफ स्पीच अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एलिट्रेशन मिलेगा। दूसरा है यमक। यमक मतलब समान शब्द अनेक बार, अर्थ अलग हर बार। मीन्स शब्द एक वर्ड बार बार आएगा और उसका अर्थ अलग हर बार। समान शब्द अनेक बार, अर्थ अलग हर बार। श्लेष। श्लेष का मतलब होता है श्लिष्ट होना, चिपकना। क्या चिपकता है? एक शब्द पे कई अर्थ चिपकते हैं। शब्द एक, अर्थ अनेक। श्लेष मतलब शब्द एक, अर्थ अनेक। ठीक है, तो ये हो गए शब्द अलंकार। अब बात करते हैं अर्थालंकार की। इन सबको मैं डिटेल में फिर से बताऊंगी, एक बार शॉर्ट में है, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको लर्न करने में ईजी होगा। अब है अर्थालंकार में पहला है उपमा। उपमा मतलब के जैसा। उप मतलब होता है पास, मा मतलब मापना। मीन्स कोई भी 2 चीज़ को साथ में रख के कंपेयर करना। जहाँ पे कंपैरिजन होता है वहाँ पे उपमा होता है। इंग्लिश में इसको सिमिली बोला जाता है। रूपक। रूपक मतलब रूप देना, एक चीज़ को दूसरे के जैसा का ही रूप दे देना। जैसे मुख को चंद्रमा के जैसा बताना, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि चंद्रमा जैसा मुख, या हम बोल दें चंद्रमुख, तो वो हो जाता है रूप दे देना, रूपक। उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है देखने की उत्कृष्ट इच्छा। देखने की उत्कृष्ट इच्छा मतलब दूसरी चीज़ इंसान को जो उसके इमेजिनेशन में उसके जैसी लग रही है, कि ये तो सेम वैसी की वैसी है, मानो वही चीज़ आ गई हो, इस टाइप से।
मानवीकरण, अब इसमें क्या होता है, मानवीकरण किया जाता है, मानव की तरह प्रस्तुत किया जाता है। किसको? किसी निर्जीव चीज़ को या किसी सजीव चीज़ को भी, जैसे पेड़ पौधों को इंसान की तरह बता दे कि वो तो पेड़ पौधे नाच रहे हैं, तो ये मानवीकरण हो जाता है। अतिशयोक्ति, ये सबको बहुत अच्छा लगता है ना, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बताना, छोटी सी चीज़ है उसको इतना बड़ा करके बताना। आज के न्यूज़ चैनल्स यूज़ करते हैं ना, छोटी सी एक घटना होती है और उसको ऐसा बता देते हैं कि इंसान टीवी के चिपक के बैठा रहता है कि आगे हुआ क्या। चलिए अब अनुप्रास के उदाहरण देख लेते हैं। अनुप्रास मीन्स व्यंजन, ध्वनि या शब्द का रिपीटिशन अनुप्रास है। ये आपको पहचानना सबसे इजी अलंकार जो है वो है अनुप्रास है। जहाँ पर भी आपको कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द आपको बार बार दिख रहा है तो बस आंख मूंद के आपको अनुप्रास कर देना है। जैसे एग्जाम्पल है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। दिमाग में आ गया होगा ना उत्तर कि कौन सा चीज़ रिपीट हो रही है। यहाँ पे च रिपीट हो रहा है, चारु चंद्र चंचल, ये 4 बार आ गया है, तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास। दूसरे में देखिए, सुन सिय सत्य असीस हमारी, क्या रिपीट हो रहा है, स रिपीट हो रहा है, जो स की आवाज़ है वो रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनुप्रास। और जहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, ऑप्शंस नहीं दिए हैं और आपको लग रहा है कि कोई भी वर्ण 2 बार से ज़्यादा बार आ गया है, अनुप्रास आप लिख सकते हैं। पका पेड़ या पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, क्या होगा इसमें, अनुप्रास होगा। क्यों, प प प प चल रहा है, ठीक है। तो प प, पका पपीता, पिंकू प, फिर प फ प इतनी बार आ गया, तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। तो ये सबसे इजी है। अब बात करते हैं दूसरे अलंकार की। चलिए अब बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक में क्या होता है, शब्द बार बार आता है लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग होता है। अब आप बोलेंगे कि मैम फिर तो अनुप्रास अलंकार हो गया, क्योंकि आपने बताया जहाँ रिपीटेशन है वहाँ अनुप्रास है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अर्थ हर बार अलग होगा, अनुप्रास में अर्थ सेम रहता है। चलिए यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है। पहली घटा का अर्थ है बादलों की जो घटा होती, काले काले बादल जब आ जाते हैं उनके लिए आया है, और यहाँ पे घटा मतलब कम होना। काली घटा का घमंड घटा, काले बादलों का घमंड कम हो गया। दूसरा है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ये एक राजकुमारी की बात है जो बुरी कंडीशन में आ गई है। तो पहले जो राजकुमारी 3 बार खाती थी, यहाँ पर ये बार है, बार मतलब 3 टाइम, और अब बेर एक फल होता है छोटा सा, वो अब 3 बेर खा करके गुजारा कर रही है। तो ये यमक अलंकार। अगला देखते हैं। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जन वा पाए बोराए। अब यहाँ पर कनक शब्द रिपीट हुआ है। अब देखिए पहला कनक जो है ये है सोना, और दूसरा है धतूरा। सोना मतलब गोल्ड, पैसा, धन, ऐश्वर्य, और धतूरा एक प्लांट होता है, उसमें नशा होता है, शिव जी को भी चढ़ाते हैं शिवरात्रि वगैरह पे, उसमें नशा होता है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि सोने की जो मादकता, मादकता मतलब होता है नशा, सोने की जो मादकता है वो धतूरे की मादकता से 100 गुना ज़्यादा है। कैसे कि या खाए बोराए नर, कि धतूरे को तो खाने से इंसान पागल होता है ना, और वा पाए बोराए, वा मीन्स सोने को तो केवल पाने से ही पागल हो जाता है। ठीक है, तो कनक के 2 अर्थ होने से यहाँ पर यमक अलंकार हो गया है। अब हम पढ़ेंगे शब्दालंकार के तीसरे भेद यानी कि श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष की पहचान, शब्द एक अर्थ अनेक, एक शब्द आएगा उस पर अनेक अर्थ चिपके हुए होंगे। उदाहरणों से समझते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर शब्द कौन सा है जिसने अपने अंदर अर्थ चिपका रखे हैं, जिस पर अर्थ श्लिष्ट है, वो है पानी। पानी शब्द। अब देखिए कैसे है ये श्लेष का उदाहरण। यहाँ पर पानी का मतलब 3 मतलब है। मोती के रेफरेंस में है चमक, मोती में चमक होती है, अगर मोती में चमक नहीं है तो वो यूजलेस है। मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य में क्या है, शर्म, लज्जा, वो पानी होती है, जैसे पानी पानी हो जाना, है ना। अगर इंसान में शर्म नहीं है। और तीसरा है चून, चून मतलब चूना, चूने में जो उसका गुण है,
पानी अगर उसमें से हट जाता है तो उसके बाद चूना किसी काम का नहीं रहता, जब तक उसमें पानी है तब काम का रहता है। तो मोती में चमक नहीं रहने से, मनुष्य में शर्म नहीं रहने से और चूने में पानी नहीं रहने से वो व्यर्थ हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब दूसरा देखिए, को घटिये वृष भानु जा वे हलदर के वीर। यहाँ पर श्लिष्ट शब्द कौन सा है? श्लिष्ट मतलब जिसके कई अर्थ हैं, वहाँ पर ये दोनों शब्द हैं, श्लिष्ट शब्द हैं। पहला है वृष भानुजा। वृष भानुजा यहाँ पर दो के लिए आया है। एक तो वृष भानु की पुत्री कौन है? राधा। दूसरा वृषभ अनुजा, कौन होती है? गाय। यहाँ पर मैंने लिखे भी हैं। अगला शब्द है हलधर। हलधर के भी यहाँ पर दो अर्थ हैं। पहला, बैल को हलधर बोला जाता है क्योंकि उसे हल जोता जाता है। दूसरा, हलधर किसको बोलते हैं? जिसने हल धारण किया हुआ है, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर, तो वो होता है बलराम। तो ये हो गया श्लेष अलंकार, यहाँ पर मैंने लिखे भी हैं दोनों अर्थ। तीसरा है सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर कौन सा शब्द है जो हमें बताएगा कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है? तो वो शब्द है सुवर्ण। अब देखिए, सुवर्ण का अर्थ इन तीनों लोगों के रेफरेंस में अलग अलग होगा। कवि किसको ढूंढता फिर रहा है? सुवर्ण को। वर्ण क्या होते हैं? अक्षर। अच्छे अक्षरों को मीन्स अच्छे शब्दों को। कवि अपनी अच्छी कविता बनाने के लिए अच्छे अच्छे शब्दों को ढूंढता फिर रहा है। व्यभिचारी मीन्स कैरेक्टरलेस, जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, वो किसको ढूंढता है? सुवर्ण, जो दिखने में सुंदर हो, सुंदरता को वो ढूंढ रहा है। तीसरा है चोर, और चोर को क्या चाहिए? धन, सोना, स्वर्ण, तो उसके लिए है ये स्वर्ण। ठीक है, तो ये तीनों मीनिंग है। तो कवि को क्या चाहिए? सुवर्ण चाहिए, इसको स्वर्ण चाहिए और इसको सवर्ण चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्लेष अलंकार। अब अगला आता है उपमा। उपमा जो है वो अर्थ अलंकार है। इसमें क्या होता है? तुलना की जाती है उप और मा। उप मतलब पास, मा मतलब मापना, पास में रख करके कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों का। और वो दो चीज़ कौन कौन सी होती है? एक होती है जो बहुत फेमस चीज़ होती है, दूसरी बहुत कॉमन सी चीज़ होती है। अब उसके कंपैरिजन के लिए ये शब्द इसकी पहचान है। जहाँ पर आपको ये शब्द दिखेंगे तो सोच लेना उपमा अलंकार है। शब्द क्या क्या है? सा, सी, से, सम, सरिस, जैसा, सदृश। ठीक है, तो ये सारे शब्द उपमा अलंकार बताएंगे। उदाहरण देखिए, प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे। तो सुबह का जो आकाश था वो गीला था, कैसे? जैसे कि कोई शंख हो। तो शंख और आकाश का कंपैरिजन किया गया है, और गीलापन उनका सामान्य धर्म है, मतलब ऐसी क्वालिटी जो दोनों में मौजूद होती है। दूसरा है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर मतलब पीपल, पात मतलब पत्ते, सरिस मतलब की तरह, मन डोला। मन ऐसे डोला, डोलना मतलब हिलना, जैसे पीपल का पत्ता हिलता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है पीपल के पत्ते में और मन में, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया है। अगला है केश घने वृक्ष सदृश हैं। केश मतलब बादल, कैसे हैं? घने वृक्ष के समान हैं। बाल जो हैं, सॉरी बादल नहीं, बाल है। केश जो हैं, बाल घने वृक्ष के समान हैं, इतने घने हैं जैसे एक वृक्ष होता है। अगला है रूपक। ये भी अर्थालंकार है। इसमें होता है रूप देना। ये भी इसकी तरह ही है, कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं होता जो हमें बताए कि कंपैरिजन हुआ है। इसमें उस चीज़ को, जो चीज़ बहुत फेमस है उसका ही रूप दे दिया जाता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी की एक कविता की पंक्ति है। मीरा जी कहते हैं कि मैंने राम रतन धन पायो, मैंने एक रतन पा लिया है। रतन एक धन होता है, एक अमूल चीज़ होती है। कौन सा रतन? राम रूपी, कि राम के नाम का जो रतन है वो मेरे को मिल गया है। तो ये हो गया रूपक अलंकार। अगला देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी। अब इसमें देखिए रूपक अलंकार कैसे हैं। यहाँ पे गुरु की चरण की जो मिट्टी है, गुरु चरणों की जो सरोज है, सरोज रज जो मिट्टी है, उससे क्या किया है? निज मन मुकुरु सुधार। मैंने अपने मन के दर्पण को सुधार साफ किया है। जैसे मिट्टी से बर्तन साफ करते हैं, ऐसे ही मैंने गुरु के चरणों की जो मिट्टी है उससे अपने मन के दर्पण को साफ किया है।
तो ये हो गया रूपक अलंकार। अगला है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, कि कृष्ण कहते हैं अपनी माँ से कि माँ मुझे तो वो खिलौना चाहिए जो ऊपर है, यानी चंद्रमा को उन्होंने खिलौना बताया है। तो ये हो गया रूपक अलंकार। यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं आया जो कंपैरिजन बता रहा है, खिलौना चंद्रमा को ही उन्होंने खिलौना बताया है। तो ये हो गया रूपक अलंकार। अब अगला है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या होता है? देखने की उत्कृष्ट इच्छा, मीन्स मन में ये हो जाता है कि ये तो ऐसा लग रहा है मानो वैसा हो। ठीक है, तो ये शब्द आपको वहाँ पर मिलेंगे, जनू, जानो, जानही, मनु, मानो, मानही, जो, ये सारे शब्द आपको उत्प्रेक्षा अलंकार में मिलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना डुले जो पंखा की पौन। अब बस जहाँ पर आपने जो शब्द देख लिया, ये बहुत इजी है उत्प्रेक्षा को पहचानना, ये 10th के सिलेबस में है। श्लेष और उत्प्रेक्षा ये दोनों 10th के हैं, और अभी तक जो हमने बाकी के पढ़े वो 9th क्लास के सिलेबस के अलंकार हैं। तो जहाँ पर भी ये शब्द आपको दिख जाए और कुछ नहीं सोचना है, आपको उत्प्रेक्षा अलंकार कर देना है। इसमें ज़्यादातर ज वाले शब्द आपको मिलेंगे, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी विद्याधन जो है वो उद्यम के बिना कहीं नहीं मिलता। उद्यम मतलब परिश्रम के बिना नहीं मिलता। कैसे? जैसे अगर हम पंखे को नहीं हिलाते, हाथ वाले पंखे को, तो हमें हवा नहीं आती है। तो यहाँ पे जो पंखा है उसके पहले ये ज्यों शब्द यूज किया गया है, तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागा। बस हमें पहले ही मानो शब्द मिल गया है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। अगला है जुड़ गई जैसे दिशाएं। यहाँ पर फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, ये शब्द हमने देखा, ज वाले शब्द आ गए हैं, तो सारे जगह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब अर्थालंकार में बारी आती है मानवीकरण की। मानवीकरण मतलब मानव बनाना। कैसे? जड़ और चेतन में मानव चेष्टा दिखाना। कोई चीज़ जड़ मतलब जो निर्जीव है, और चेतन जिसमें चेतना तो है लेकिन मानव नहीं है, उसको मनुष्य की तरह दिखाना, वो होता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण जो है वो 10th में आता है। इसका जो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंती रजनी, ये जो है ये 2024 के बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है? वसंती रजनी। रजनी मतलब रात को एक स्त्री की तरह दिखाया कि वो धीरे धीरे उतर कर आ रही है, तो ये हो गया मानवीकरण। अगला देखो, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पर मेघों का आना कैसा है कि वो बन ठन के संवर के आए हैं। ये एक इंसान की चेष्टा है जिसे बादल के ऊपर आरोपित कर दिया गया है, तो ये है मानवीकरण। फूल हंसे कलियां मुस्काई। नॉर्मली फूल हंसते नहीं है, कलियां मुस्कुराती नहीं है, इंसान हंसता है, मुस्कुराता है, यहाँ पर उनको ये चेष्टाएं दी गई हैं, तो ये हो गया मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार पहचानना बहुत ईजी है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो मानव नहीं हैं उनको मानव की तरह दिखाया जाता है, वो मानवीकरण अलंकार है। अब अगला है अतिशयोक्ति। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है बात। छोटी सी बात होती है, इतना बड़ा बताया जाता है। ठीक है, हनुमान चालीसा में आपको इसको कई उदाहरण मिलेंगे। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। अब कितनी ज़्यादा अतिशयोक्ति हो गई यहाँ पे। अतिशय उक्ति, अतिशय मतलब होता है बढ़ाकर, उक्ति मतलब बोलना। हनुमान की पूंछ में तो आग लगी ही नहीं, उससे पहले सारी लंका जल गई और निशाचर राक्षस भाग गए। अतिशयोक्ति कैसे हुई कि आग पूंछ में लगने से पहले ही ऐसा हो गया, तो ये अतिशयोक्ति। अगला है वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर आसमान का घोड़ा। अरिमस्तक मतलब दुश्मन के माथे पर आसमान का घोड़ा बन के दौड़ रहा है, मतलब इतनी तेज स्पीड से वो चल रहा है, तो ये हो गया अतिशयोक्ति। अगला है आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये राणा महाराणा प्रताप के बारे में है, जब उनके पीछे दुश्मन पड़ गए थे तो आगे नदी आ गई थी, वो इंसिडेंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नदी को देखकर राणा सोचने लगे, इतने में चेतक दूसरी तरफ पहुँच गया था। उसकी तीव्रता को कि एक अतिशयोक्ति के द्वारा बताया गया है कि वो कितना जल्दी उसने काम किया, तो ये हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर अलंकार हमारे
ख़त्म हो रहे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसके और उदाहरण दूंगी, तो वो देख लीजिएगा। तब तक इसको पढ़ के रखिए और अंत में कहूँगी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिंदी भाषा सीखते रहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जय हिंद, जय भारत।